नमस्कार। तो आज के सेशन में हम यहाँ पे भारत की राज्य व्यवस्था जो कि एम लक्ष्मीकांत की यहाँ पर जो बुक है उसको हम यहाँ पे ऑडियो बुक एज ऑडियो बुक, ठीक है, हम यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। इसके साथ में बता दूं कि ये 6वां संस्करण है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें काफ़ी कुछ नई चीज़ें ऐड की गई हैं, ठीक है, 2022-23 के हिसाब से। बाकी इसके अंतर्गत हम कुछ यहाँ पर चीज़ें भी देखेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे एक स्क्रैच कार्ड मिल जाता है, ठीक है, स्क्रैच करेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक आपको डाउनलोड करना है जिसके माध्यम से आप सभी वीडियोज़ या फिर जो सभी भी PDF है उन पे आप एक्सेस पा सकते हैं, ठीक है। बाकी ये नया संशोधित संस्करण है, तो अगर आप इसको लेने जाइएगा तो यही लीजिएगा, ठीक है। बाकी इसके अंतर्गत हम क्या क्या चीज़ें समझने का प्रयास करेंगे। ये पहला क्लास है हमारी, तो पहली क्लास के अंतर्गत हम यहाँ पे 1 बाय 1 चैप्टर पढ़ते चलेंगे। इसके बाद जैसे हमारा सेशन समाप्त होगा हम यहाँ पे रिवाइज भी एक बार करेंगे। इसके साथ साथ आपको पता होगा कि जो भारत की जो एम लक्ष्मीकांत है वो आपके UPSC के प्रॉस्पेक्ट से काफ़ी इम्पॉर्टेंट तो है ही, साथ ही साथ में अगर आप एक जनरल बेसिस पे तैयारी अगर करना चाहते हैं या फिर किसी भी जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना चाहते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा, ठीक है। इसके अंतर्गत जैसे आप पहला यहाँ पे पृष्ठ खोलते हैं तो आपका UPSC का सिलेबस यहाँ पे दिया गया रहता है, ठीक है, एम लक्ष्मीकांत में कि प्रश्न पत्र 1, प्रश्न पत्र 2, ठीक है, प्रश्न पत्र 3 और प्रश्न पत्र 4 सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। लेकिन यहाँ पर प्रश्न पत्र 3 और प्रश्न पत्र 2 जो कि संविधान से संबंधित है उनको ज़्यादा फोकस किया गया है और ये आपके सिलेबस के GS सेकेंड पेपर को यहाँ पे सारे विषय को कवर अप करता है, ठीक है। भारतीय संविधान जो कि एक कहा जाता है कि अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो इसमें महारत हासिल कर लेते हैं तो ये इंपॉर्टेंट होता है अगर आप UPSC तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली हम इसको यहाँ पे आगे प्रोसीजर करेंगे और इसको आप यहाँ पे सिलेबस एक बार सरसरी निगाहों से देख लीजिएगा। इसके अंतर्गत हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे उसको एक बार थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जैसे कि इसमें हम भाग 1 में संवैधानिक ढांचा अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को देखने का प्रयास करेंगे, जिसके अंतर्गत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक, ताज का शासन 1858 से 1947 तक, वहीं टिप्पणी एवं संदर्भ तक हम देखेंगे। इसके बाद हमारा दूसरा जो होगा, दूसरे के अंतर्गत हम संविधान का निर्माण जो दूसरा चैप्टर होगा यानी मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंतर्गत हम संविधान सभा की मांग, संविधान सभा का गठन, संविधान सभा की कार्यप्रणाली, संविधान सभा की समितियां, संविधान का प्रभाव में आना, संविधान का प्रवर्तन, कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति, संविधान सभा की आलोचना, आवश्यक तथ्य, संविधान का हिंदी पाठ एवं टिप्पणी एवं संदर्भ के अंतर्गत हम यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ साथ में हमारा जो तीसरा चैप्टर होगा वो होगी संविधान की प्रमुख विशेषताएं यानी सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम संविधान की विशेषताएं, संविधान की आलोचना एवं टिप्पणी संदर्भ हम यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। वहीं चौथा चैप्टर हमारा होगा संविधान की प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंतर्गत हम संविधान के प्रस्तावना के विषय वस्तु, प्रस्तावना के तत्व, प्रस्तावना में मुख्य शब्द, प्रस्तावना का महत्व एवं संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना और प्रस्तावना में संशोधन की संभावना आदि संबंधित विषय को देखने का प्रयास करेंगे। वहीं हमारा 5वां चैप्टर होगा संघ एवं इसका क्षेत्र यानी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, राज्यों का संघ, राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्तियाँ, बांग्लादेश के साथ क्षेत्रों का आदान प्रदान और केंद्र शासित प्रदेशों एवं राज्यों का उद्भव, साथ ही साथ में टिप्पणी और इससे संबंधित संदर्भ जो भी होंगे हम उसको देखने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हमारा 6वां जो चैप्टर होगा वो होगा नागरिकता अर्थात सिटीजनशिप, जिसके अंतर्गत हम यहाँ पे इसके अर्थ और महत्व को समझने का प्रयास करेंगे। संवैधानिक उपबंध, नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता की समाप्ति और एकल नागरिकता, विदेशी भारतीय नागरिकता एवं टिप्पणी संदर्भ संबंधित यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। वहीं 7वां चैप्टर होगा हमारा मूल अधिकार, जिसमें हम फंडामेंटल राइट कहते हैं, मूल अधिकारों की विशेषताएं, राज्य की परिभाषा, मूल अधिकारों से असंगत विधियां, इसके साथ ही साथ में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, रीट प्रकार एवं क्षेत्र, कितने प्रकार के रीट होते हैं, उनके प्रकार क्या होते हैं और वो कहाँ तक सीमित है उसको देखने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ में सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार और मार्शल लॉ एवं मूल अधिकार, कुछ मूल अधिकारों का प्रभाव और संपत्ति के अधिकार का वर्तमान स्थिति क्या है, और साथ ही साथ में मूल अधिकारों के अपवाद, मूल अधिकारों की आलोचना, मूल अधिकारों का महत्व एवं भाग 3 के बाहर अधिकार, टिप्पणी एवं संदर्भ जो भी इससे संबंधित है उसको देखने का प्रयास करेंगे। वहीं हमारा 8वां चैप्टर जो होगा वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होगा यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। इसके अंतर्गत हम निदेशक तत्वों की विशेषताएं,
निदेशक तत्वों का वर्गीकरण, नए निदेशक तत्व, निदेशक सिद्धांतों के पीछे संस्तुति एवं निदेशक तत्वों की आलोचना, निदेशक तत्वों की उपयोगिता और मूल अधिकारों एवं निदेशक तत्वों में टकराव। इसके साथ ही साथ में निदेशक तत्वों का क्रियान्वयन, भाग 4 से बाहर के निर्देश जो भी हैं और इससे संबंधित टिप्पणी एवं संदर्भ। वहीं हमारा 9वां चैप्टर होगा जिसमें हम मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को समझने का प्रयास करेंगे, जिसके अंतर्गत हम स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशें, मूल कर्तव्यों की सूची और मूल कर्तव्यों की विशेषताएं, मूल कर्तव्यों का महत्व, वर्मा समिति की टिप्पणियां समझने का प्रयास करेंगे। वहीं 10वां चैप्टर हमारा होगा संविधान का संशोधन अर्थात अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंतर्गत हम संशोधन प्रक्रिया, संशोधनों के प्रकार, संशोधन प्रक्रिया की आलोचना एवं इससे संबंधित टिप्पणी व संदर्भ देखने का प्रयास करेंगे। वही हमारा अगला जो चैप्टर होगा वो होगा 11 नंबर यानी संविधान की मूल संरचना, जिसमें अंतर्गत बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन समझने का प्रयास करेंगे, जिसके अंतर्गत हम मूल संरचना का प्रादुर्भाव, मूल संरचना के तत्व, टिप्पणी एवं संदर्भ से संबंधित भाग को समझने का प्रयास करेंगे। वहीं हमारा भाग यहाँ पे 1 खत्म हो जाता है। भाग 2 में हम सरकार की प्रणाली को समझने का प्रयास करेंगे, जिसके अंतर्गत सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट के अंतर्गत हम यहाँ पे संसदीय व्यवस्था अर्थात पार्लियामेंट्री सिस्टम को समझने का प्रयास करेंगे, जिसके अंतर्गत आपके टॉपिक्स होंगे संसदीय सरकार की विशेषताएं, राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की विशेषताएं, संसदीय व्यवस्था के गुण, संसदीय व्यवस्था के दोष, संसदीय व्यवस्था की स्वीकार्यता के कारण, भारतीय एवं ब्रिटिश मॉडल पे विभेद एवं इससे संबंधित टिप्पणी और संदर्भ को समझने का प्रयास करेंगे। वहीं अगला हमारा जो चैप्टर होगा वो संघीय व्यवस्था होगा यानी फेडरल सिस्टम होगा, जिसके अंतर्गत हम संविधान की संघीय विशेषताएं, संविधान की एकात्मक विशेषताएं, संघीय व्यवस्था की आलोचनात्मक मूल्यांकन एवं इनसे संबंधित टिप्पणी व प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। वहीं 14 नंबर हमारा टॉपिक होगा कि केंद्र राज्य संबंध यानी सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, जिसके अंतर्गत विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध, वित्तीय संबंध एवं केंद्र राज्यों संबंधों में प्रवृत्तियां को समझने का प्रयास करेंगे। वहीं 15 चैप्टर होगा हमारा अंतर्राज्यीय संबंध अर्थात इंटर स्टेट रिलेशन, जिसके अंतर्गत अंतर्राज्यीय जल विवाद, अंतर्राज्यीय परिषदें, लोक अधिनियम, दस्तावेज तथा न्यायिक प्रक्रियाएं एवं अंतर्राज्यीय व्यापार तथा वाणिज्य, क्षेत्रीय परिषदें एवं इनसे संबंधित टिप्पणी एवं संदर्भ को समझने का प्रयास करेंगे। इसी के बाद हमारा 16 चैप्टर होगा 16 नंबर का आपातकालीन प्रावधान, जिसको हम कहते हैं इमरजेंसी प्रोविजन। इसके अंतर्गत आप राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल, आपातकालीन प्रावधानों की आलोचना को देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ हमारा भाग 2 समाप्त होता है। भाग 3 में हम यहाँ पे देखेंगे केंद्र सरकार को पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, जिसके अंतर्गत हम राष्ट्रपति को पढ़ेंगे, राष्ट्रपति का निर्वाचन, अर्हताएँ, शपथ एवं शर्तें, पदावधि, महाभियोग व पदरिक्तता, राष्ट्रपति की शक्तियां व कर्तव्य, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति एवं उनसे संबंधित टिप्पणी एवं संदर्भ। इसी के साथ साथ में हम 18 नंबर देखेंगे उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट को समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम निर्वाचन, अर्हताएँ, शपथ और पद की शर्तें, पदावधि एवं पदरिक्तता, शक्ति और कार्य, भारत एवं अमेरिका उपराष्ट्रपतियों की तुलना समझने का प्रयास करेंगे। वहीं अगला नंबर हमारा होगा 19 नंबर, जो कि प्रधानमंत्री होगा यानी प्राइम मिनिस्टर, जिसके अंतर्गत हम यहाँ पे टॉपिक देखेंगे वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति, शपथ, पदावधि एवं वेतन, प्रधानमंत्री के कार्य व शक्तियाँ, भूमिका का वर्णन, राष्ट्रपति के साथ संबंध, वे मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री बने और इनसे संबंधित यहाँ पे टिप्पणी एवं संदर्भ को देखने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ हमारा अगला जो होगा वो होगा 20वां नंबर केंद्रीय मंत्रिपरिषद अर्थात सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसके अंतर्गत संवैधानिक प्रावधान, मंत्रियों द्वारा दी गई सलाह की प्रकृति, मंत्रियों की नियुक्ति, ठीक है, और मंत्रियों द्वारा ली जाने वाली शपथ एवं उनका वेतन, मंत्रियों के उत्तरदायित्व, मंत्रिपरिषद की संरचना, मंत्रिपरिषद बनाम मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडल की भूमिका का वर्णन, आंतरिक अर्थात किचन कैबिनेट को समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हमारा 21 नंबर चैप्टर आता है, जिसके अंतर्गत हम मंत्रिमंडलीय समिति अर्थात कैबिनेट कमेटीज़ को बारे में समझने का प्रयास करेंगे, जिसके अंतर्गत टॉपिक होंगे मंत्रिमंडलीय समितियों की विशेषताएं, मंत्रिमंडलीय समितियों की सूची और मंत्रिमंडलीय समितियों के कार्य, वहीं मंत्रियों के समूहों को भी डिस्कस किया जाएगा। अगला 22 नंबर चैप्टर हमारा होगा संसद अर्थात पार्लियामेंट, जिसमें हम संसद का गठन,
दोनों सदनों की संरचना, लोकसभा की चुनाव प्रणाली, दोनों सदनों की अवधि और संसद की सदस्यता, साथ ही साथ में संसद के पीठासीन अधिकारी, संसद में नेता, संसद के सत्र, संसदीय कार्यवाही के साधन, संसद में विधायी प्रक्रिया और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संसद में बजट, संसद की बहुक्रियात्मक भूमिका, संसदीय नियंत्रक की अप्रभाविकता और राज्यसभा की स्थिति, साथ ही साथ में संसदीय विशेषाधिकार, संसद की संप्रभुता एवं इनसे संबंधित टिप्पणी एवं संदर्भ को समझने का प्रयास करेंगे। अगला हमारा चैप्टर होगा 23 नंबर, जिसके अंतर्गत हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे संसदीय समितियाँ, ठीक, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के बारे में, अर्थ, वर्गीकरण, वित्तीय समितियाँ, विभागीय अस्थायी समितियाँ, जांच समितियाँ, जांच एवं नियंत्रण के लिए समितियाँ, सदन के दैनिक के कामकाज से संबंधित समितियाँ, गृह व्यवस्था समितियाँ, सलाहकार समितियाँ एवं इनसे संबंधित टिप्पणी एवं संदर्भ। वहीं 24 नंबर हमारा होगा संसदीय मंच अर्थात पार्लियामेंट्री फोरम, जिसके अंतर्गत हम मंच की स्थापना, मंच के उद्देश्य, फोरम का संगठन अर्थात संरचना, फोरम के कार्य, टिप्पणी एवं संदर्भ। वहीं 25 नंबर है संसदीय समूह अर्थात पार्लियामेंट्री ग्रुप, जिसके अंतर्गत हम समूह के औचित्य, समूह का गठन, समूह के उद्देश्य, समूह के कार्य, समूह एवं अंतर संसदीय संघ, साथ ही साथ में समूह एवं राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के बारे में देखेंगे। अगला हमारा होगा चैप्टर 26, इसमें हम उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को समझने का प्रयास करेंगे, जिसके अंतर्गत संरचना एवं नियुक्ति कैसे होती है, क्या हर्ताएं होती है, शपथ और वेतन क्या होता है, साथ ही साथ में इनका कार्यकाल और निष्कासन किस तरीके से किया जा सकता है, और कार्यकारी तदर्थ और सेवानिवृत्त न्यायाधीश को समझने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार हमारा अगला चैप्टर होगा स्थान और प्रक्रिया, उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता, उच्चतम न्यायालय की शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार, उच्चतम न्यायालय के अधिकार, अधिवक्ता और इससे संबंधित टिप्पणी एवं संदर्भ। अगला हमारा होगा 27 नंबर, जिसमें हम न्यायिक समीक्षा को समझने का प्रयास करेंगे, जिसे हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। न्यायिक समीक्षा का अर्थ, न्यायिक समीक्षा का महत्व, न्यायिक समीक्षा के संवैधानिक प्रावधान और न्यायिक समीक्षा का विषय क्षेत्र, 9वीं अनुसूची की न्यायिक समीक्षा। वहीं अगला होगा हमारा न्यायिक सक्रियता अर्थात जुडिशियल एक्टिविज्म, जिसके अंतर्गत हम न्यायिक सक्रियता का अर्थ और न्यायिक समीक्षा एवं न्यायिक सक्रियता, न्यायिक सक्रियता का औचित्य, न्यायिक सक्रियता के उत्प्रेरक, न्यायिक सक्रियता को लेकर आशंकाएं और न्यायिक सक्रियता बनाम न्यायिक संयम। इसी के बाद हम यहाँ पे जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को समझने का प्रयास करेंगे, जिसके अंतर्गत हम यहाँ पे पढ़ेंगे PIL का अर्थ, PIL की विशेषताएं, PIL का विषय क्षेत्र, PIL के सिद्धांत और PIL दाखिल करने संबंधित दिशा निर्देश। यह हमारा तीसरा भाग खत्म हो जाएगा। हमारा चौथा भाग आएगा, जिसके अंतर्गत हम राज्य सरकार पढ़ेंगे यानी स्टेट गवर्नमेंट पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम राज्यपाल पढ़ेंगे, ठीक है, गवर्नर। राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, राज्यपाल की पद की क्या शर्तें हैं, राज्यपाल की क्या पदावधि है, राज्यपाल की शक्तियाँ एवं कार्य क्या हैं, राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति क्या है और इससे संबंधित टिप्पणी एवं संदर्भ। वहीं 31 नंबर हमारा होगा मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, शपथ, कार्यकाल एवं वेतन क्या होता है और मुख्यमंत्री के कार्य की एवं शक्तियाँ क्या होती है और राज्यपाल के साथ संबंध क्या होते हैं, इनसे संबंधित यहाँ पे मुख्यमंत्री को पढ़ेंगे। वहीं 32 नंबर हमारा चैप्टर होगा राज्य मंत्रिपरिषद अर्थात स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसके अंतर्गत हम संवैधानिक प्रावधान, मंत्रियों द्वारा दिए गए परामर्श की प्रकृति, मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रियों की शपथ एवं वेतन, मंत्रियों के उत्तरदायित्व, मंत्रिपरिषद का गठन, कैबिनेट और इनसे संबंधित टिप्पणी एवं संदर्भ को समझने का प्रयास करेंगे। वहीं अगला हमारा चैप्टर होगा 33 नंबर, जिसके अंतर्गत हम राज्य विधानमंडल को समझने का प्रयास करेंगे। इसके अंतर्गत इसे स्टेट लिटिगेशन कहते हैं, लेजिस्लेचर माफ़ कीजिएगा, जिसके अंतर्गत टॉपिक्स होंगे राज्य विधानमंडल का गठन, 2 सदनों का गठन, दोनों सदनों के कार्यकाल, राज्य विधानमंडल की सदस्यता, विधानमंडल के पीठासीन अधिकारी, राज्य विधानमंडल सत्र एवं विधानमंडल में विधायी प्रक्रिया, विधान परिषद की स्थिति और राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार, इनसे संबंधित टिप्पणी एवं संदर्भ। वहीं 34 नंबर हमारा होगा उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, जिसके अंतर्गत हम संरचना और नियुक्ति देखेंगे, ठीक, और योग्यता, शपथ एवं वेतन को समझने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार से कार्यकाल, निष्कासन और स्थानांतरण को समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ में कार्यकारी अतिरिक्त और सेवानिवृत्त न्यायाधीश की क्या भूमिका होगी और उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता और साथ ही साथ में उच्च न्यायालय का न्याय क्षेत्र एवं शक्तियाँ,
और इनसे संबंधित टिप्पणी एवं संदर्भ को समझने का प्रयास करेंगे। अगला होगा 35 नंबर हमारा लेशन, जो कि अधिकरण होगा, यानी ट्रिब्यूनल्स को हम समझने का प्रयास करेंगे, जिसके अंतर्गत प्रशासनिक अधिकरण, अन्य मामलों के लिए अधिकरण को समझने का प्रयास करेंगे। 36 नंबर चैप्टर हमारा है अधीनस्थ न्यायालय यानी सब ऑर्डिनेट कोर्ट, जिसमें हम संवैधानिक उपबंध, संरचना एवं अधिकार क्षेत्र, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, लोक अदालत, अस्थायी लोक अदालतें, परिवार न्यायालय और ग्राम न्यायालय से संबंधित यहाँ पे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। इसी के साथ 37 नंबर हमारा होगा कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान, जिसे हम स्पेशल प्रोविजन ऑफ सम स्टेट कहते हैं। महाराष्ट्र एवं गुजरात के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, नागालैंड के लिए प्रावधान, असम एवं मणिपुर के लिए प्रावधान, आंध्र प्रदेश अथवा तेलंगाना के लिए प्रावधान, सिक्किम के लिए प्रावधान, मिजोरम के लिए प्रावधान, अरुणाचल प्रदेश एवं गोवा के लिए प्रावधान और कर्नाटक के लिए प्रावधान क्या किए गए हैं। यही हमारा चौथा जो है भाग खत्म होता है। हमारा 5वां भाग आएगा, जिसमें हम स्थानीय सरकारें यानी लोकल गवर्नमेंट को समझने का प्रयास करेंगे, जिसके अंतर्गत हम यहाँ पे पढ़ेंगे पंचायती राज, जिसके अंतर्गत पंचायती राज का विकास, 1992 का 73वां संविधान संशोधन और अनिवार्य एवं स्वैच्छिक प्रावधान, 1996 का पेशा अधिनियम और पंचायती राज के वित्तीय स्रोत, अप्रभावी निष्पादन के कारण देखेंगे, क्यों अप्रभावित रही। और इसी तरीके से नगर निगम यानी म्यूनिसिपैलिटीज़ को समझने का प्रयास करेंगे 39 चैप्टर में, जिसमें हम नगर निकायों का विकास, 1992 का 74वां अमेंडमेंट अधिनियम और शहरी शासनों के प्रकार, वहीं नगरपालिका कर्मी, निगम राजस्व और स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद को समझने का प्रयास करेंगे। वहीं छठा भाग होगा हमारा केंद्र शासित प्रदेश और विशेष क्षेत्र, जिसमें हम यूनियन टेरिटरीज एंड स्पेशल एरियाज़ को समझने का प्रयास करेंगे, जिसके अंतर्गत पहला चैप्टर यानी 40 नंबर का हमारा चैप्टर होगा केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज, जिसके अंतर्गत हम केंद्र शासित प्रदेशों का गठन कैसे होता है, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किस तरीके से चलता है और दिल्ली के लिए क्या विशेष उपबंध किए गए हैं, साथ ही साथ में संघीय क्षेत्रों जैसे संघ शासित प्रदेशों के लिए सलाहकार कौन सी समितियाँ तय की गई है, उनको भी देखने का प्रयास करेंगे। 41 नंबर चैप्टर हमारा है अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र यानी शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज़ को समझने का प्रयास करेंगे, जिसके अंतर्गत हमारे जो टॉपिक्स होंगे, अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन किस तरीके से चलाया जाता है, जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन किस तरीके से चलाया जाता है और इनसे संबंधित हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे टिप्पणी एवं संदर्भ। अगला हमारा 7वां भाग होगा, जिसमें हम संवैधानिक निकाय यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को समझने का प्रयास करेंगे, जिसके अंतर्गत निर्वाचन आयोग होगा हमारा यानी इलेक्शन कमीशन होगा, जिसमें हम किस तरीके से निर्वाचन आयोग की संरचना होती है, क्या स्वतंत्रता होती है, क्या शक्ति एवं कार्य होते हैं और दृष्टि, लक्ष्य और सिद्धांत क्या है निर्वाचन आयोग के, इलेक्शन कमीशन के, और इनसे संबंधित टिप्पणी एवं संदर्भ देखेंगे। इसी के साथ साथ में संघ लोक सेवा आयोग, जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं आप यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, इसकी संरचना, निष्कासन, स्वतंत्रता, कार्य, सीमाएं, भूमिका को समझने का प्रयास करेंगे। इसी के बाद हमारा जो है अगला जो चैप्टर हमारा है वो है 44 नंबर राज्य लोक सेवा आयोग, जिसे हम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीपीसीएस जिसे हम कहते हैं, ठीक है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। यूपीपीएससी संरचना, निष्कासन, स्वतंत्रता, कार्य, सीमाएं एवं भूमिका समझने का प्रयास करेंगे। वहीं अगला हमारा होगा चैप्टर वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन, जिसमें हम संरचना, कार्य, सलाहकारी, भूमिका समझने संबंधित यहाँ पे तथ्यों को देखेंगे। अगला हमारा 46 नंबर हमारा है। 46 नंबर हमारा क्या है, वस्तु एवं सेवा कर परिषद यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, जिसके अंतर्गत परिषद की स्थापना, काउंसिल की दृष्टि और लक्ष्य और काउंसिल की संरचना, काउंसिल का कामकाज, काउंसिल के कार्य, काउंसिल के अन्य कार्य, ठीक है, देखने का प्रयास करेंगे। 47 नंबर हमारा अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर एससीज के हम यहाँ पे बात करेंगे, जिसमें हम आयोग का उदय, आयोग के कार्य, आयोग का प्रतिवेदन, आयोग की शक्तियाँ का संबंधित यहाँ पे देखेंगे तथ्य। 48 नंबर है अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर एसटीज, जिसमें हम अनुसूचित जनजातियों के लिए पृथक आयोग, आयोग के कार्य, आयोग के अन्य कार्य, आयोग का प्रतिवेदन, आयोग की शक्तियां से संबंधित यहाँ पे तथ्य को देखने का प्रयास करेंगे। अगला हमारा 49 नंबर हमारा होगा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अर्थात नेशनल कमीशन फॉर बीसीएस, आयोग की स्थापना, आयोग के कार्य, आयोग का प्रतिवेदन, आयोग की शक्तियाँ देखने का प्रयास करेंगे। 50 नंबर चैप्टर हमारा होगा भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष
अधिकारी अर्थात स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम संवैधानिक उपबंध क्या हैं, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त कौन सा नियुक्त किए गए हैं, आयुक्तों की भूमिका क्या होती है, दृष्टि एवं लक्ष्य क्या होना चाहिए, क्या है, ठीक है, कार्य एवं उद्देश्य क्या है, इनसे संबंधित यहाँ पे हम तथ्यों को समझने का प्रयास करेंगे। वहीं इसी प्रकार से हमारा 51 नंबर चैप्टर होगा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसमें हम नियुक्ति एवं कार्यकाल, स्वतंत्रता, कर्तव्य और शक्तियाँ, भूमिका, कैग अर्थात सीएजी तथा निगम और एप्पल बाई की आलोचना संबंधित यहाँ पे हम तथ्यों को समझने का प्रयास करेंगे। अगला होगा हमारा 52 नंबर भारत के महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया समझने का प्रयास करेंगे, जिसके अंतर्गत नियुक्ति एवं कार्यकाल, कार्य एवं शक्तियाँ, अधिकार एवं मर्यादाएं, भारत का महाधिवक्ता संबंधी यहाँ पे तथ्यों को समझने का प्रयास करेंगे। अगला हमारा होगा 53 नंबर यानी 53 चैप्टर होगा हमारा राज्य का महाधिवक्ता अर्थात एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, जिसमें हम नियुक्ति एवं कार्यकाल, कार्य एवं शक्तियाँ से संबंधित तथ्यों को समझने का प्रयास करेंगे। इसी तरीके से हमारा 7वां भाग भी समाप्त होता है। अब 8वां भाग हमारा जो है, जिसमें हम गैर संवैधानिक निकाय को समझने का प्रयास करेंगे, जिसे हम जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कहते हैं, जिसके अंतर्गत हमारा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि 54 नंबर है, नीति आयोग को समझने का प्रयास करेंगे, जिसकी स्थापना, तर्काधार, संरचना, विशेषज्ञता प्राप्त शाखाएं, उद्देश्य क्या होते हैं, कार्य, मार्गदर्शक सिद्धांत, सहकारी संघवाद और आलोचना, साथ ही साथ में संलग्न कार्यालय और पूर्ववर्ती योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंधित यहाँ पे तथ्यों को देखने का प्रयास करेंगे। 55 नंबर चैप्टर हमारा होगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अर्थात नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जिसके अंतर्गत हमें आयोग की स्थापना, आयोग की संरचना, आयोग के कार्य, आयोग की कार्यप्रणाली, आयोग की भूमिका, आयोग का कार्य निष्पादन, ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। 56 नंबर हमारा होगा राज्य मानवाधिकार आयोग अर्थात स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, जिसके अंतर्गत हम यहाँ पे आयोग की संरचना, आयोग के कार्य, आयोग की कार्यप्रणाली, मानवाधिकार न्यायालय, 2019 संशोधन अधिनियम संबंधित यहाँ पे तथ्यों को देखने का प्रयास करेंगे। वहीं 57 नंबर हमारा है केंद्रीय सूचना आयोग अर्थात सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, जिसके अंतर्गत संरचना, कार्यकाल एवं सेवा शर्तें, शक्तियाँ एवं कार्य, टिप्पणी एवं संदर्भ संबंधित यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। अगला हमारा 58 नंबर है राज्य सूची आयोग अर्थात स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन दिखाने का प्रयास करेंगे, जिसके अंतर्गत संरचना, कार्यकाल एवं शर्तें क्या होती हैं, सेवा शर्तें, साथ ही साथ में शक्तियाँ एवं कार्य, सूचना अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 और टिप्पणी संदर्भ। 59 नंबर यानी 59 नंबर हमारा चैप्टर होगा केंद्रीय सतर्कता आयोग अर्थात सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की संबंधित यहाँ पे तथ्यों को समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें स्थापना, संरचना, इस तरीके से संगठन, कार्य, कार्यक्षेत्र, कार्यप्रणाली, मंत्रालयों में सतर्कता इकाइयाँ, व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट को संबंधित यहाँ पे जो तथ्य हैं वो समझने का प्रयास करेंगे। अगला हमारा होगा 60 नंबर यानी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जिसे हम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, यानी सीबीआई के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब सीबीआई की स्थापना क्या इस तरीके से होती है, सीबीआई की स्थापना, सीबीआई आदर्शवाद के उद्देश्य एवं दृष्टि और सीबीआई का संगठन, सीबीआई का गठन, सीबीआई के कार्य, पूर्वानुमति का प्रावधान और सीबीआई बनाम राज्य पुलिस, सीपीआई अकादमी से संबंधित तथ्यों को समझने का प्रयास करेंगे। 61 नंबर हमारा चैप्टर होगा लोकपाल एवं लोकायुक्त अर्थात इसमें हम विश्व परिदृश्य को समझने का प्रयास करेंगे। भारत में स्थिति क्या है लोकपाल और लोकायुक्त की, लोकपाल क्या होते हैं, लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम 2013 को समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ में लोकायुक्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी समझने का प्रयास करेंगे। अगला हमारा 62 नंबर होगा राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अर्थात नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अर्थात एनआईए के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। एनआईए की स्थापना, एनआईए का औचित्य, एनआईए के कार्य, एनआईए की लक्ष्य दृष्टि, एनआईए का लक्ष्य, एनआईए का अधिकार क्षेत्र और एनआईए संशोधन अधिनियम 2019 को समझने का प्रयास करेंगे। वहीं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिसे हम नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कहते हैं अर्थात एनडीएमए के बारे में हम यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। एनडीएमए की स्थापना और एनडीएमए के उद्देश्य, एनडीएमए के कार्य, एनडीएमए के अतिरिक्त कार्य, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में देखेंगे। वहीं 9वां नंबर हमारा होगा, यहाँ पे हमारा 8 भाग खत्म होते हैं। 9वां भाग हमारा है अन्य संवैधानिक आयाम अर्थात अदर कॉन्स्टिट्यूशन डायमेंशन के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, जिसके अंतर्गत हमारा पहला चैप्टर और 64 चैप्टर हमारा होगा सहकारी समिति अर्थात कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जिसमें हम संवैधानिक प्रावधान 97वें यानी 97th अमेंडमेंट के कारण
को समझने का प्रयास करेंगे। 65 होगा राजभाषा, जिसे हम ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं, जिसके अंतर्गत संघ की भाषा क्या होगी, क्षेत्रीय भाषाएं क्या होगी, न्यायपालिका की भाषा में विधि पाठ क्या होगा, और विशेष निर्देश, राजभाषा पर संसदीय समिति और शास्त्रीय भाषा का दर्जा संबंधित तथ्यों को समझने का प्रयास करेंगे। अगला हमारा है लोक सेवाएं अर्थात पब्लिक सर्विसेज, जिसमें हम सेवाओं का वर्गीकरण, संवैधानिक उपबंध से संबंधित यहाँ पे तथ्यों को समझने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार से हमारा अगला जो चैप्टर होगा वो होगा 67 नंबर, सरकार के अधिकार तथा दायित्व अर्थात राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। केंद्र एवं राज्यों की संपत्ति, सरकार द्वारा या सरकार के विरुद्धवाद, लोक अधिकारियों के विरुद्धवाद। अगला हमारा होगा विशिष्ट वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान अर्थात स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। विशेष प्रावधान का औचित्य क्या है, वर्गों का आधार क्या है, विशेष प्रावधान के अंग क्या है, ये चीज़ें हम यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। इसी के बाद हमारा 9वां जो है भाग खत्म हो जाता है और 10वां भाग में हम यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे राजनीतिक गतिशीलता अर्थात पॉलिटिकल डायनेमिक्स को समझने का प्रयास करेंगे, जिसके अंतर्गत 69 हमारा चैप्टर होगा राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। इसके अर्थ एवं प्रकार, भारत में दलीय व्यवस्था और राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दलों को मान्यता। वहीं 17 नंबर हमारा चैप्टर होगा क्षेत्रीय दलों की भूमिका अर्थात रोल ऑफ रीजनल पार्टीज़ के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम क्षेत्रीय दलों की विशेषताएं, क्षेत्रीय दलों का वर्गीकरण, क्षेत्रीय दलों का उदय, क्षेत्रीय दलों की भूमिका और क्षेत्रीय दलों का अकार्यता को समझने का प्रयास करेंगे। अगला होगा हमारा 71 नंबर निर्वाचन, जिसे हम इलेक्शन कहते हैं, जिसके अंतर्गत निर्वाचन व्यवस्था, चुनाव तंत्र, चुनाव प्रक्रिया को समझने का प्रयास करेंगे। वहीं अगला हमारा है 72 नंबर चुनाव कानून जो है इलेक्शन लॉ है, जिसके अंतर्गत जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, परिसीमन अधिनियम 2002, चुनाव संबंधी अन्य अधिनियम, चुनाव से संबंधित नियमावली और चुनाव से संबंधित आदेश के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। 73 नंबर हमारा चैप्टर होगा चुनाव सुधार अर्थात इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, जिसमें हम चुनाव सुधार से संबंधित समितियां, 1996 के पहले चुनाव सुधार, 1996 के चुनाव सुधार, 1996 के बाद के चुनाव सुधार और 2010 से लेकर अब तक के चुनाव सुधार के बारे में हम यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। 74 नंबर है मतदान व्यवहार अर्थात वोटिंग बिहेवियर, जिसमें हम मतदान का व्यवहार का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे, मतदान व्यवहार का महत्व एवं मतदान व्यवहार के निर्धारक क्या क्या हैं और चुनाव एवं मतदान व्यवहार में मीडिया की भूमिका। वहीं गठबंधन सरकार, यहाँ पे हम कोalition गवर्नमेंट को समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें गठबंधन सरकार का अर्थ, गठबंधन सरकार की विशेषताएं, गठबंधन सरकारों का गठन, गठबंधन सरकार के गुण, गठबंधन सरकार के अवगुण के बारे में देखने का प्रयास करेंगे। 76 नंबर दल परिवर्तन कानून, जिसे एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं, अधिनियम के उपबंध, अधिनियम का मूल्यांकन, 91वां यानी 91st अमेंडमेंट अधिनियम 2003, इससे संबंधित टिप्पणी एवं यहाँ पे संदर्भ को समझने का प्रयास हम यहाँ पे करेंगे। इसी के बाद हमारा होगा दबाव समूह यानी प्रेशर के रूप के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जिसमें अर्थ एवं तकनीकी के बारे में पढ़ेंगे, भारत में दबाव समूह क्या है, क्या भूमिका है, वो चीज़ें समझने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार से हमारा अगला नंबर है हमारा, जिसमें हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय एकता। ठीक है, राष्ट्रीय एकता यानी नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय एकता की अभिप्राय क्या है, राष्ट्रीय एकता में अवरोध क्या क्या है और राष्ट्रीय एकता परिषद के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ में सांप्रदायिक सौहार्द के लिए राष्ट्रीय फाउंडेशन के बारे में पढ़ेंगे। अगला हमारा होगा 79 विदेश नीति, जिसके अंतर्गत हम फॉरेन पॉलिसी के अंतर्गत भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत, भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य, भारत का गुजराल सिद्धांत, भारत का परमाणु सिद्धांत, भारत की मध्य एशिया की जोड़ो नीति और भारत की एक्ट ईस्ट नीति के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। वहीं हमारा अगला होगा जो है भाग 11 नंबर, जिसके हम अंतर्गत संविधान की कार्यप्रणाली को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग के बारे में पढ़ेंगे। नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी जो संविधान की जो कार्यप्रणाली है उसकी समीक्षा करने के लिए जो राष्ट्रीय आयोग का निर्माण किया गया है उसके बारे में हम यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे कि आयोग का कार्य क्या होता है। संविधान के कार्यकरण के 50 वर्ष के बारे में पढ़ेंगे, चिंता के विषय क्या है आयोग के मत में और आयोग की सिफारिशें क्या है, संविधान समीक्षा के पूर्व में किए गए प्रयास क्या है।
कुछ इसके बाद हम यहाँ पे कुछ परिशिष्ट भी पढ़ेंगे, जैसे हम अपेंडिक्स कहते हैं, अपेंडिसेस, जिसे हम क्या है परिशिष्ट 1 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे संविधान के अनुच्छेद। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट परिच्छेद है, ये पूरा जो है सारांश है, ठीक है। ये आप जितनी पूरी किताब पढ़ेंगे ये सारांश आप परिशिष्ट में लास्ट में रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। इसे क्यों रिवीजन कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 101 से लेकर 395 अनुच्छेद तक जो भी महत्वपूर्ण आर्टिकल है उसको यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। परिशिष्ट 2 में जो है ये आपका दिया गया है अनुसूचियाँ, ठीक है। संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के विषय दिए गए हैं। परिशिष्ट 3 में वरीयता अनुक्रम और परिशिष्ट 4 में संविधान संशोधन एक नज़र में देखने का प्रयास करेंगे। परिशिष्ट 5 में हम यहाँ पे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि के बारे में पढ़ेंगे। और परिशिष्ट 6 में राष्ट्रीय आयोगों को अध्यक्ष यानी चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन के बारे में देखने का प्रयास करेंगे। परिशिष्ट 7 में भारतीय राज्यव्यवस्था संबंधी यूपीएससी के प्रश्न, ठीक है, वो देखने का प्रयास करेंगे। और परिशिष्ट 8 में हम भारतीय राज्य व्यवस्था संबंधी अभ्यास प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे। परिशिष्ट 9 में भारतीय राज्य व्यवस्था संबंधी यूपीएससी के जो प्रश्न थे उनको देखने का प्रयास करेंगे। और परिशिष्ट 10 में भारतीय राज्य व्यवस्था संबंधी अभ्यास प्रश्न को देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे स्कैनर दिया गया है, जो भी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं या फिर जो भी महत्वपूर्ण जो इसके अंतर्गत जो ये दिए गए हैं, ठीक है। आपको नोट्स जो है संक्षेप में अगर आप इसको स्कैन करके अपने फ़ोन में लेते हैं, जो इसका mheducation.co.in पर यहाँ पे आप लॉगिन होकर इसको स्कैन करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है। इसके अंतर्गत हम यहाँ पे अब अगला जो हमारा तालिका सूची है और इसी के बाद हमारा चैप्टर जो है पहला भाग हमारा यहाँ पे तालिका सूची को हम देखने के बाद यहाँ पर क्या कर देंगे, पहला संवैधानिक ढांचा, जिसके अंतर्गत हम यहाँ पे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या क्या रही है, संविधान का निर्माण, संविधान के प्रमुख विशेषताएं क्या क्या रही है, संविधान के प्रस्तावना के बारे में, संघ एवं इसका क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संविधान का संशोधन और संविधान की मूल संरचना, यानी बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे संवैधानिक ढांचा जिसे हम कहते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर संविधान के बारे में यहाँ पे हम समझने का प्रयास कर लेंगे, ठीक है। अब ये चीज़ें आप यहाँ पे 1 बाय 1 करके करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बर्डन ना हो और बड़े आसानी से हम यहाँ पे 1 महीने 2 महीने जो भी समय लगेगा एक चैप्टर यहाँ पे हम समझने का प्रयास कर लेंगे, ठीक है। बाकी इसके अंतर्गत आप यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो हमारा आज का वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। बाकी जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।